नमस्कार। आरडीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर में होता है और इसमें ऑप्शंस जो होते हैं न्यू, जैसे आपको पता है न्यू से आप एक नया वर्कबुक बना सकते हैं। जैसे अभी हम एक ब्लैंक टेम्पलेट से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट करते हैं, तो ये आपके लिए एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाती है। इसमें आप कुछ भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे नेम आपने लिख दिया, क्लास आपने लिख दिया, कुछ भी इस प्रकार से आप इसमें एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रादर एक वर्कबुक बना सकते हैं। इसको हम सेव करना होता है। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है उसको सेव करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप सेव की कमांड देते हैं तो ये सेव एज के नाम से सेव होता है। तो जैसे मैं इसको डेमो 1 के नाम से सेव कर देता हूँ और ये कहाँ पे सेव हो रहा है, अभी डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। सेव, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। सपोज इस फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम फाइल क्लोज से क्लोज कर सकते हैं, और अगर इस फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन में जाके एंड ये आपका देखिए ये डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड अगेन और ये डॉक्यूमेंट डेमो 1, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक सेव एज का ऑप्शन होता है। सेव एज, अगर आप किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या दूसरे टाइप में सेव करना चाहते हैं या दूसरी लोकेशंस में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का ऑप्शन लेते हैं। तो जैसे सपोज मैं ये एक्सेल वर्कबुक ले लिया तो इसने मुझे सेव एज का ऑप्शन दिया। तो अब सपोज इसे मैं कहीं जी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको जी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरी फाइल जो है जी ड्राइव में सेव हो गई है। अगर आप इस सेकंड वाला डेमो देखेंगे तो ये इसका जो आपको पाथ मिलेगा वो मिलेगा, ये देखिए जरा, ये जी के अंदर demo.xls है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सेव एज करके दूसरे टाइप से भी हम सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज, हमने एक्सेल वर्कबुक बोला, ये सेव एज टाइप है। इसको हम यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सपोज मैं इसको CSV फाइल में सेव करना चाहता हूँ या मैं इसको पिछले वर्जन में सेव एक्सेल 97 या 2003 वर्जन में सेव करना चाहता हूँ तो उसमें मैं किसी भी वर्जन में मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं CSV में सेव करता हूँ तो सेव, तो ये दूसरे वर्जन में सेव हो गया। ठीक है, ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती है क्योंकि ये सिंपल फाइल होती है। ओके, नेक्स्ट आपका एक एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक होती है। मैक्रो, आपको पता है कि मैक्रो एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट कमांड्स लिखते हैं। उसके लिए VBA प्रोग्रामिंग भी यूज़ होती है और हम बार बार उतनी कमांडों को लिखने के बजाय हम एक अपना मैक्रो एग्जीक्यूट करते हैं और ये मैक्रो जो है ये पोर्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार हमें अगर 10 कमांड्स लिखनी है तो 10 कमांड लिखने के बजाय हम वो 10 कमांड एक मैक्रो में सेव कर देंगे। जैसे हम एक फाइल में सेव करते हैं तो ऐसे एक मैक्रो बन जाता है, वो आपकी फाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो ऐसी वर्कबुक आप बनाना चाहें जिसमें ये ऐसे मैक्रोज बने हों तो वो आपका मैक्रो एज ए मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक बन जाती है। और नेक्स्ट आती है आपके एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। ये एक्सेल बाइनरी वर्कबुक आपको पता ही है कि कंप्यूटर डिजिटल में काम करता है और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो जो हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसको बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। ये एक्सेल की फाइल को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है जिससे उसका एक तो डाटा स्टोरेज में कम स्पेस लेता है, दूसरा इसकी एक्सेस फास्ट होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप उसको पिछले वर्जन में सेव करना चाहते हैं
तो आपके पास एक्सेल 97 2003 वर्कबुक ये सिलेक्ट करके आप उसको ये पुराने वर्जन में उसको सेव कर देगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है सेव एज में। इसके अलावा किसी और अदर फॉर्मेट में आप सेव करना चाहें तो ये जैसे CSV में आ रहा है या इनमें से जो अवेलेबल है इनमें से आप किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंट कमांड होती है। तो प्रिंट कमांड के लिए हमें पहले एक तो हमारा जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड होता है, जो सिस्टम में जो हमारा प्रिंटर इंस्टॉल होता है उस पर कमांड जाती है। उस पर डायरेक्टली सीधा कमांड देने के लिए क्विक प्रिंट का ऑप्शन होता है। जैसे आप क्विक प्रिंट की कमांड देंगे तो सीधा, क्योंकि इसमें जो हमने प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया है, इसमें हमने एक PDF प्रिंटर जो है सेव किया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमारी कमांड जा रही है, पूछ रहे हैं इस नाम से सेव करना है, तो हमने ओके कर दिया। तो उस नाम पे उसमें वो उस फाइल को वहाँ पे लेके देखिए ऐसे प्रिंट में हमें ऐसे आएगी, ऐसे दिखेगी। ओके, तो एक्चुअली अब इसकी एक्सेल में आपको पता ही है कि काफ़ी सारी सेटिंग्स हमें देख के करना होता है। तो इसके लिए हमें पहले प्रिंट प्रीव्यू लेना जरूरी होता है। ये देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। इसमें हमने सपोज कम लिखा है, इसको हम ऐसा करते हैं, एक दूसरी फाइल हमारे पास ओपन है तो हम उस फाइल पे दूसरी इस फाइल पे हम जाते हैं और इसमें हम जाके पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से दिख रहा है। तो इसकी जो सेटिंग्स होती है, पहले हम सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है शो मार्जिन्स। तो ये आपके मार्जिन्स को बता रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में तो बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन है, ये राइट साइड का मार्जिन है, ये बॉटम का है और ये फुटर के लिए है। ऐसे ये हेडर का है और ये सॉरी ये टॉप मार्जिन है और ये हेडर के लिए है। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके कॉलम्स की ग्रिड लाइंस के इंडिकेटर्स हैं। तो इसको दो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। आप जाएंगे पेज सेटअप में और पेज सेटअप से जैसे सपोज ये हमने लैंडस्केप लिया है, इसको हम सपोज इसकी अलाइनमेंट जो है पोर्ट्रेट कर देते हैं। ओके कर दिया हमने, ये देखिए आपका पोर्ट्रेट हो गया। पेज सेटअप में दोबारा जाते हैं और इसके बाद एडजस्ट, इसकी कितने साइज के अनुसार आपने कितना इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, वो जैसे 95 है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं 100% कर देता हूँ। ओके, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितनी सेटिंग्स में आप चाहते हैं, कितने आप इसको सपोज मैं काफ़ी थोड़ा ये 75% पे ले लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि ये आपको छोटा दिख रहा है। तो इसको मैं 100% ले लेता हूँ। एंड ये कई बार कंटेंट हमारा ज़्यादा होता है, तो उसको आप एक पेज में अकोमोडेट करना हो तो हम फिट टू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। वन पे कितने पेजेस वाइड एंड कितने, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, आप इसको 2 पेजेस वाइड, 2 पेजेस टॉल, ऐसे भी जितने इसमें आप एडजस्ट करना चाहें उतने में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका पेपर साइज है, जो आपका स्टैंडर्ड पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज होता है। देन नेक्स्ट है आपके मार्जिन्स। आप मार्जिन्स देखेंगे लेफ्ट साइड में ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और जबकि अगर आप राइट में देखेंगे तो 0.7 है। जैसे सपोज यहाँ पे भी मैं इसको 0.7 कर देता हूँ, 0.7 कर दिया और इसको मैं ओके कर दूंगा। बिना ओके किए कोई भी सेटिंग आपकी लगेगी नहीं, क्योंकि प्रीव्यू देख रहे हैं आप। तो ये देखिए अब लेफ्ट और राइट में बराबर आपके मार्जिन है। ऐसे ये आपका टॉप का और बॉटम का आप ले सकते हैं। इस क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आपको डाटा दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पे ये सेटिंग की हुई है सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली। इसको मैं हटा देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर इसको हम वर्टिकली को भी हटा देंगे तो ये टॉप आपका हेडर के इमीडिएटली बाद आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पेज सेटअप में आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स, आप जो भी लिखना चाहते हैं वो हेडर्स में लिखेंगे। तो जैसे हमें यहाँ लिखा हुआ है आरडीएस लिखा हुआ है तो टॉप में आ रहा है। फुटर में हमने ये कुछ पेज नंबर लिया हुआ है तो ये आपका यहाँ पे बॉटम में फुटर में आ रहा है।
इसके अलावा और भी सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आप इसमें कस्टम हेडर से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कस्टम फुटर से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एम्परसेंट पेज, ये यहाँ से जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये सपोज आपका इसको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो उसके फ़ॉन्ट साइज़ है ना, ये लेने के लिए आप इसमें यहाँ से इस पे कर सकते हैं। और ये आपका पेज नंबर के लिए, ये पेज नंबर हमने लगाया है, और नंबर ऑफ पेजेस अगर ये लगाने हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैं डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये देखिए डेट आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे राइट सेक्शन में मैं टाइम चाहता हूँ तो ये टाइम चाहता है। अगर आप फाइल का पाथ भी इसमें नीचे बॉटम में लिखना चाहें कि भी कौन सी फाइल हमने कहाँ से ओपन की है, तो आपको डायरेक्टली पता रहता है। अगर देखिए वैसे मैं ये लगा देता हूँ फाइल पाथ, तो इसको आप ओपन करेंगे, सॉरी ओके करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए ये, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड बॉटम में अगर हम आए तो देखिए ये तो आपका देखिए आज की डेट आ गई, ये टाइम आ गया, और यहाँ पे पाथ बता रहा है कि आपकी जो फाइल सेव्ड है वो कहाँ है। सी यूजर्स के अंदर, एचपी फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेमो नाम की फाइल है आपकी। तो ये आपको पता चलता है कि आपको बार बार फाइल अगर ढूंढनी है, अपनी सहूलियत के लिए इसको लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज सेटअप में शीट आती है। तो शीट में बेसिकली आपके ऑप्शन ये आ रहे हैं कि प्रिंट, जैसे ये ग्रिड लाइंस है, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस हैं। अगर सपोज मैं इन ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस आपकी हट गई है, ये प्रिंट में आएंगे नहीं, है ना। तो अगर आप इसको पेज सेटअप में जाएंगे और ग्रिड लाइंस में जाएंगे और ओके करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस आपको दिख जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक एंड वाइट। अगर आप चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं, रो कॉलम हेडिंग चाहते हैं, है ना, और पेज ऑर्डर जो है डाउन एंड ओवर, तो ये ओवर एंड डाउन हमने लिया है, मतलब अगर आपके जो शीट है उसके अंदर 4 पेजेस हैं सपोज, क्योंकि आपको पता है जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट्स होती हैं वो एक पेज से ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो सपोज जो आपको एक सामने स्क्रीन में जो शीट में जो दिख रहा है वो एक पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा है, एक से ज़्यादा पेजेस में आ रहा है, तो उसका पेज नंबर 2 में क्या आए, पहले ये लेफ्ट साइड में पेज नंबर 1 आए, फिर राइट साइड में जाए, फिर नीचे आए, फिर उसके राइट साइड में जाए। ये ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है, या हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी, आप पहले नीचे आए फिर राइट साइड पे जाएं। तो जैसे आपको सुविधा हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये जूम कर दिया, मैं इसको दोबारा जूम आउट कर देता हूँ, तो ऐसा प्रिंट आएगा बिल्कुल। अब ये हमने सेटिंग कर दी है, अब हमने सिर्फ क्या देना है, प्रिंट कमांड देनी है। जैसे सपोज मैं इसको प्रिंट कमांड देता हूँ, हमारा प्रिंटर यही है, इसी प्रिंट में हम प्रिंट लेंगे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक तो प्रिंट रेंज है, आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हमने बोला है ऑल, या अगर आप सिर्फ पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं पहले पेज से दूसरे पेज तक चाहते हैं तो 2, अगर हमारे पास एक ही पेज है तो हम एक ही पेज लिखेंगे, पेज 1 टू पेज 1। और प्रिंट व्हाट, क्या प्रिंट करेगा, जो अगर कुछ सिलेक्टेड है तो उसको प्रिंट करे, या एक्टिव शीट को प्रिंट करे, या एंटायर वर्कबुक को प्रिंट करे, आपको क्या प्रिंट करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज अभी मैं एक्टिव शीट जो भी है, मेरी 5 वर्कशीट्स हैं, उसमें 5वीं वर्कशीट में ये डाटा है, उसको ये प्रिंट करे, ठीक है। प्रीव्यू हम देख चुके हैं। और कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, जैसे एक कॉपी प्रिंट करनी है तो एक कॉपी। ये अगर सपोज इसकी मैं दो कॉपीज लेना चाहता हूँ, तो 2 कॉपीज जब लेगा तो ये क्या करेगा, पहले एक पेज की दो प्रिंट करेगा, फिर दूसरे पेज की 2 प्रिंट करेगा, फिर तीसरे पेज की 2 प्रिंट करेगा। जैसे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो भी ये ऐसे ही करेगा, ठीक है। मतलब पहले एक पेज की उतने निकाल लेगा। लेकिन अगर इसको आप ये चाहते हैं मैं कोलेट कर दूं, तो क्या करेगा, पहले ये एक सेट बना देगा, फिर सेकंड सेट बनाएगा, फिर थर्ड सेट बनाएगा। तो ये आप उसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ओके करूंगा ये मेरी कमांड प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं इसको पीडीएफ पे रखा हुआ है, तो ये देखिए इसको पहले से बना हुआ है, यस रिप्लेस, तो आपको ये दिख जाएगा। ये ऐसे हमारा प्रिंट आएगा। ये देखिए आपका ये हेडर आया है, ये आपने जो लिखा था, ये पूरी ग्रिड लाइंस आ गई हैं। एंड फिर नीचे आपका बॉटम में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा
डेट है, पेज नंबर है, टाइम है और इसका फाइल का पाथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू चलता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर में बेसिकली बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन हल्का सा बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में ये बताता है कि कौन सी आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, टाइटल क्या है उसका, सब्जेक्ट क्या है, कीवर्ड्स, कैटेगरीज, स्टेटस, ये सारी चीज़ें इसमें, और कमेंट्स अगर कुछ हैं तो ये सारी आपको यहाँ पे दिखती है। तो अगर आप लिखना चाहें या पहले से एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जो उठाता है उनको आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर्टीज से। देन उसके बाद ये आपका इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। ये आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए क्या क्या, जैसे कमेंट्स एंड एनोटेशन है, उनको आप हटाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक्सएमएल डाटा है, हेडर है, फुटर है, हिडन रोज कॉलम्स हैं, वर्कशीट्स हैं, इंडिविजुअल कंटेंट्स हैं, उनको देखना है तो उसके लिए इंस्पेक्ट में हम जाते हैं। तो इसको ये चीज़ें मिली है। हमने देखिए आपको पता है हेडर फुटर लगाया है और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो सपोज मैं हेडर फुटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ऑल। ये मेरे हेडर एंड फुटर रिमूव हो गए हैं और मैं इसको क्लोज कर दिया। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में इसको सपोज मैं इसका मैं प्रीव्यू ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट से देख लेता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे फुटर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है। तो इन चीज़ों को आप डायरेक्टली रिमूव करना चाहें तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आया आपका, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली सिक्योरिटी लगाने के लिए आप यहाँ से इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है इसको मैंने पासवर्ड लगा दिया है और ओके कर दिया है, और ये केस सेंसिटिव होता है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, उसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ क्योंकि जो लास्ट हमने क्लोज किया होता है वो मुझे यहाँ पे रिसेंट में मिल जाता है। तो ये आपका फाइल मुझे लग रहा है ये नीचे नहीं, फाइल क्लोज, ये शायद डेमो वन कौन सा था, हमने जी वाला था, नहीं जी वाला नहीं है। अच्छा CSV है। चलो मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ फाइल, ये इसको मैं सेव एज कर देता हूँ ताकि नया नाम हो। इसको ABC के नाम से सेव कर देता हूँ और ये माई डॉक्यूमेंट्स में सेव है। अब इसको मैं इनक्रिप्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। एक बार हमने लगाया, ओके। इसको री एंटर करना पड़ता है, री एंटर मैंने कर दिया, ओके। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, यस, ये क्लोज होगी। अब मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ ABC, तो ये मुझे पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं पासवर्ड कुछ भी लिखूंगा तो ये इसको ओपन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका सही पासवर्ड दूंगा तभी ये उस फाइल को ओपन करने देगा। तो आप डायरेक्टली एक्सेल के अंदर इस तरह से अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका प्रिपेयर में रिस्ट्रिक्ट परमिशंस जो है ये नहीं चलेंगी क्योंकि ये सर्वर बेस्ड परमिशंस हैं। और डिजिटल सिग्नेचर जैसे आपको पता है, आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं उसके नीचे आप क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एप्लीकेशन आपने ही लिखी है। तो इसी प्रकार से जब कोई फाइल बनती है तो अगर कंप्यूटर में आप फाइल बनाते हैं तो उसमें आप अपने साइन नहीं कर सकते। तो वो साइन करने के लिए
तो मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं चल पाता कि ये एक्चुअली आपने ही ये फाइल बनाई है या किसी और ने बनाई है। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक आपकी एक वेरिफिकेशन होती है, डिजिटली एक वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपको एक फिजिकली एक वो दिया जाता है, एक डोंगल दिया जाता है, और उसके साथ आपके कुछ कोड दिए जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में भी हो सकती है या विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन में हो सकती है। तो उस फाइल को हम क्या करते हैं, अपने एड डिजिटल सिग्नेचर में जाके उस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये ऑफिस मार्केट प्लेस से बता रहा है यहाँ पे, अदरवाइज हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो डिजिटल सिग्नेचर आपके इसमें, ये देखिए, अगर आपने अपनी डिजिटल आईडी बनानी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर से भी ले सकते हैं। मतलब ये चार्जेबल होती है, इसके पैसे लगते हैं, तो इसलिए उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आया मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई फाइल में काम कर रहे हैं, अब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये फाइल बिल्कुल रेडी है, मतलब ये कंप्लीट हो गया, इसमें फर्दर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मार्क एज फाइनल आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइनल हो गई आपकी फाइल। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस बार में ये मार्क्ड एज फाइनल हो गई है। अब इसमें आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, ये आपको कुछ भी लिखने नहीं देगा। तो इसको अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने का भी सिर्फ यही तरीका होता है कि ये आप उसको दोबारा एक बार क्लिक कर दें तो ये दोबारा एडिटेबल मोड में आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है समटाइम हमने पिछले वर्जन्स में बनाई होती है, जैसे एक्सेल 2003 में बनाई है या एक्सेल 97 में बनाई है। तो उसको जब हम ऑफिस या एक्सेल 2007 में ओपन करते हैं तो कुछ पुराने वर्जन्स उसमें आ जाते हैं और वो नए वर्जन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसकी कंपैटिबिलिटी चेकर्स की वजह के माध्यम से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कोई कंपैटिबिलिटी इशू तो नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी इशू होता है तो उसको हमें छोड़ना पड़ता है या उसको देखना पड़ता है। देन उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन होता है। तो एक्सेल सर्विसेज तो ये ब्राउज़र्स और उसके हिसाब से चलती है कि इंटरनेट के माध्यम से। अच्छा सॉरी, इससे पहले सेंड का ऑप्शन होता है। इसको आप ईमेल के, इसकी कॉपी आज जो फाइल बनाई है इसको आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन इसको भेजने के लिए हमें क्या होता है, एक मेल का आइकन हमारा होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, वहाँ पे उसका एक्चुअली जो हमारा मेल सर्वर्स है उनकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो अगर वो आपका कॉन्फ़िगर्ड है और वो नॉर्मली एक्सचेंज सर्वर पे होती है, तो वहाँ के उसके माध्यम से हम इसको यहाँ से डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। और एक इंटरनेट फैक्स भी एक नया फीचर होता है, इससे डायरेक्टली यहाँ से आप फैक्स भेज सकते हैं। ये कंप्यूटर में मॉडेम के माध्यम से जाते हैं। नेक्स्ट आपका पब्लिश है। तो पब्लिश में ये एक्सेल सर्विसेज जो है ये आपका ब्राउज़र के माध्यम से चलती हैं। तो इसको जैसे हमने सेव कर दिया और उसको फिर हम देखते हैं कि ये इसमें एक्सेल में कैसे चलेंगी। तो लेकिन ये लोकल मशीन में ये नहीं चलती हैं। अगर आपका सर्वर हो तो सर्वर पे उसको सेव करके इसको हम चला सकते हैं। और ये डीएमएस तो ये सर्वर होता है, ये उसका माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेस लेनी पड़ती है, तभी उसको हम अपने उसको डॉक्यूमेंट को या वर्कशीट को, वर्कबुक को हम इसमें शेयर कर सकते हैं। और एक क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस, ये हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन अगेन इसके लिए डीएमएस की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर की। तो उससे क्या होता है कि हमने एक सेंट्रल पॉइंट पे हमने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग एक ही समय में उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये फीचर जो है इसमें डीएमएस की वजह से मिलता है, लेकिन उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो ये हमारा ऑफिस का बटन था जो हमारा आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।